चलिए जी, सेक्शन 32 के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 32 के अंदर ये था हमारा कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो फर्म को चलाएं, कंटिन्यूअसली चलाएं, और अगर कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो कंसेंट हासिल करे ऑल अदर पार्टनर की। हालांकि अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उसकी चलेगी, और पार्टनरशिप एट विल है तो आप अपनी मर्जी से फर्म को छोड़कर जा सकते हो। पार्टनरशिप एट विल में आप अपनी मर्जी से फर्म को छोड़कर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, और आपको अन्य पार्टनर से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब इस केस लॉ में क्या दिया, इस केस लॉ के अंदर क्या दिया हुआ है वो यहां मैंने लिख दिया है। पार्टनरशिप डीड में क्लोज, वन क्लोज इन योर डीड। क्या है वो क्लोज आपकी डीड में? कि हमारी फर्म में कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन वो फर्म को डिजोल्व नहीं। आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हमारी फर्म से कोई भी पार्टनर जब चाहे रिटायरमेंट ले सकता है, बट वो फर्म से डिसएसोसिएट तो हो सकता है, बट वो फर्म का डिजोल्यूशन नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है और किसी पार्टनर ने इस क्लोज का यूज किया तो वो फर्म से रिटायरमेंट ले पाएगा, पूरी फर्म को डिजोल्व करवा पाएगा इस क्लोज की बदौलत। भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ रिटायरमेंट ले सकता है हमारी फर्म के अंदर, ऐसा फर्म के अंदर एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हमारी फर्म से कोई भी पार्टनर जब चाहे रिटायरमेंट ले सकता है, बट वो डिजोल्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है, फर्म का। तो इससे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा या डिजोल्यूशन ऑफ फर्म? पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोल दूं? यस सर। यस सर। यस सर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होता है? जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर होती है, एक्सपल्शन होता है, पार्टनर्स के रिलेशन आपस में जब भी बदलते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद में, कि अगर किसी पार्टनर को डिसएसोसिएट होने की पावर दी गई है फर्म से पार्टनरशिप डीड के क्लोज की बदौलत, तो इसका मतलब वो फर्म से जस्ट रिटायर हो सकता है, वो पूरी फर्म को डिजोल्व नहीं मार सकता, और फर्म कंटिन्यू करेगी उसके जाने के बाद, क्योंकि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इससे फर्म का अंत नहीं होता। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। चलिए, दूसरा इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या कहता है कि एक फर्म है और उससे आप रिटायरमेंट ले, फर्म इज देयर और वन ऑफ द पार्टनर वांट टू टेक रिटायरमेंट, और फर्म ने उसको अलाउ भी कर, या फिर फर्म पार्टनरशिप एट विल थी तो उसने जस्ट कहा मैं जा रहा हूं फर्म छोड़ के, और वो जा सकता, राइटिंग में बस उसको कहना। तो फर्म के अंदर एक पार्टनर जो था, एक ये और एक ये, इन तीनों की फर्म और P1 फर्म छोड़ के जा रहा। फर्म जिस बिल्डिंग में काम कर रही थी वो रेंट पर थी, फर्म की खुद की नहीं, और रेंट पर ली हुई थी P1। फर्म की बिल्डिंग रेंट पर थी, फर्म की खुद की बिल्डिंग नहीं थी, और रेंट पर यह प्रीमाइस ली हुई थी P1, और P1 ने जो रेंट पर ली हुई थी प्रीमाइस, उसी में फर्म चल। मेरा बड़ा क्वेश्चन अराइज जी होता है, पूछ रहा हूं मैं आपसे, P1 अब फर्म छोड़ के जा रहा है तो कोई ऐसी जबरदस्ती है क्या कि P1 के पास जो बिल्डिंग थी, जो P1 ने किराए पे ले रखी थी, और P1 ने फर्म को अलाउ कर रखा था कि वो फर्म को अलाउ रखे, या P1 अब उस बिल्डिंग को खाली करा सकते हैं? करा सकता है सर। बिल्कुल खाली करा सकता है। क्यों करा सकता है तरुण, बताओ जरा, क्यों खाली करा सकता है P1?
फर्म से वो बिल्डिंग? क्योंकि सर वो उसने ली हुई थी बिल्डिंग। हाँ, सिंपल सी बात है। पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर्म की हाँ, प्रॉपर्टी नहीं होती। फर्म की प्रॉपर्टी नहीं थी ये, पार्टनर ने पर्सनली रेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, पार्टनर रेंट चुका रहा था उसका, फर्म रेंट चुका ही नहीं रही थी, फर्म के साथ रेंट एग्रीमेंट था ही नहीं, P1 के अकेले के साथ पर्सनल कैपेसिटी में था। तो P1 अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जो टेनेंसी का मतलब किराया नामा जो एग्रीमेंट था, ठीक है, टेनेंसी राइट्स किसके पास रहेंगे? P1 के पास सर। P1 के पास सर। P1 और P1 की मर्जी, वो इन टेनेंसी राइट को फर्म को दे तो ठीक और ना दे तो ठीक। मेयर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हु वाज द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेज, आपके एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ली जो एक बिल्डिंग का किराएदार था जिस बिल्डिंग में फर्म का बिजनेस चल रहा, वुड नॉट रिजल्ट इन असाइनमेंट, इससे ट्रांसफर नहीं होगा किरायानामा इन द फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, चाहे रिटायरिंग पार्टनर का फर्म में कोई हिस्सा नहीं है तो कोई बात नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर के नाम पे टेनेंसी एग्रीमेंट था तो रिटायरिंग पार्टनर के नाम पे ही चलेगा। अब फर्म नई बिल्डिंग ढूंढे या रिटायरिंग पार्टनर नई बिल्डिंग ढूंढे? नई बिल्डिंग कौन ढूंढे? फॉर्म फॉर्म ढूंढेगी सर, फॉर्म ढूंढ। बड़ा सिंपल सी बात है ये कि एक फर्म है जिसके अंदर कुछ पार्टनर हैं और फर्म एक बिजनेस चला रही थी, ठीक है, और बिजनेस के अंदर झगड़ा हो गया इनके बीच में या जो भी है, P1 रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब लोकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं? इम्पोर्टेंट है Yes, सर। sir. Important है। आपकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार ना फुटफॉल जहां पर आना शुरू हो जाता है ना कस्टमर का, वहां पर ही कस्टमर का पैर पड़ता है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा है हम ह्यूमन बींग्स में कि लोकेशन बड़ी मायने रखती है। तो P1 चाहता है कि बिल्डिंग मुझे मिल जाए, P2 P3 चाह रहे हैं कि ये तो फर्म को छोड़ के जा रहा है, ये बिल्डिंग हमें मिल जाए। तो हमें देखना पड़ेगा टेनेंसी एग्रीमेंट किसके नाम पे। अगर P1 के नाम पे है तो बिल्डिंग के ऊपर जो किराएदार के तौर पे रहने का हक है वो P1 का ही रहेगा और फर्म को नई बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सेक्शन 33। विशाल, आर यू देयर? यस सर। विशाल, एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेल करना, किसी पार्टनर को जानबूझकर फर्म से बाहर निकाल देना पार्टनर्स के द्वारा। किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या रिमूवल? रिमूवल रिमूवल और रिटायरमेंट में बड़ा अंतर है। रिटायरमेंट में तो आप जाना चाह रहे हैं, रिमूवल में हम आपको पत्थर मार के धक्के मार के निकालना चाह रहे हैं। आपके घर से आपके घर वाले आपको धक्के मार के निकालना चाहते हैं। ओहो, ये तो बड़ी गलत बात है सर। तो पार्टनर्स के लिए भी तो घर ही हो जाता है जिस फर्म में वो काम करते हैं, और उसमें कुछ पार्टनर आपको निकालना चाहते हैं, तो क्या एक्सपल्शन अलाउड है? तो लेट्स चेक। एक्सपल्शन अलाउड तो है, बट उसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी। एक्सपल्शन नीड कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर या मेजोरिटी पार्टनर? मेजॉरिटी पार्ट ऑल पार्टनर। अरे ये ऑल कौन सा बोल रहा है, जल्दी बताओ। छत पे काला कौवा बैठा है, काटेगा तुम्हें, जल्दी बताओ किसने बोला है। अरे ऑल पार्टनर वाली कहां गई? एक लड़की बोल के गई थी ऑल पार्टनर, सामने नहीं आ रही। अभी रिकॉर्डिंग से ढूंढते हैं, बताओ किसने बोला ऑल पार्टनर। अरे ये तो बड़ी शातिर है। चलो, नीड द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर, याद रखना ऑल पार्टनर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? मैं क्या करूं, सेक्शन 33 में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी लॉ बनाया है। लॉ मेकर कह रहा है कि मेजोरिटी पार्टनर की कंसेंट चाहिए। दूसरी चीज, इट शुड बी कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी जो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट है, उसमें लिखा होना चाहिए।
मस्ट बी मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्ट कि हमारे यहाँ एक्सपल्शन अलाउड है। सर अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज कैसे करोगे? सर कोई एक पार्टनर फ्रॉड कर दे जैसे। अच्छा, तो फिर तुम कौन होते हो उसको फर्म से बाहर निकालने वाले? बोलो, आवाज नहीं आई। सर केस तो कर ही सकते हैं तो अगर केस रजिस्टर करो हो तो। ना, केस करो। जब आप केस करके उसको हटवा रहे हो तो आप उसको एक्सपल कर रहे हो या कोर्ट हटा रही हो? और सर हाँ, एक्सपल्शन नहीं हुआ ना। एक्सपल्शन का मतलब तो आप डिसीजन लेने लग गए, आप जज बन गए, आप चौधरी बन गए। क्यों भाई? क्या पता आप गलत कर रहे हो उसके साथ। तो एक्सपल्शन ऐसे अलाउड नहीं है। इट नीड कंसेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए, तभी एक्सपल्शन कर सकते हो। हाँ जी अर्पित, पूछिए बेटा। सर अगर ये लिखा ही एग्रीमेंट में होता है तो ये सेक्शन क्यों बना है? ये सेक्शन कह रहा है कि आपके बीच में एक एग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपल्शन किया जा सकता है, और उसके बाद आपने एक्सपल्शन कर दिया तो भी एक्सपल्शन कामयाब होगा जरूरी नहीं। ये सेक्शन ये कहता है आपके बीच में एग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि हम एक्सपल्शन कर सकते हैं, तब भी एक्सपल्शन कामयाब होगा या नहीं होगा वो डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? आपके एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो काफी है या हम जो कह रहे हैं वो भी जरूरी? आपको शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 और एक और तीसरी शर्त है, ये तीनों की तीनों पूरी करनी है। अगर एक भी शर्त टूट गई तो एक्सपल्शन इनइफेक्टिव हो जाएगा और आपने जिसको निकाला है ना वो निकला ही। अब मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम एक्सपल्शन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप किसी भी बेस पे कर सकते हो या कोई गुड रीजन होना चाहिए। गुड रीजन। हाँ, बस इस सेक्शन का पर्पज यही है कि अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ एक्सपल्शन किया जा सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेरहम बन जाओ, आप जालिम बन जाओ। ठीक है, एक तो कंसेंट चाहिए कि मेजॉरिटी पार्टनर की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके बावजूद भी, और ये गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या है? गुड फेथ के लिए फिर आपको 3 बातें पूरी करनी पड़ेगी। क्या 3 बातें सर? पहली बात, ये फर्म के भले के लिए होना चाहिए। जो एक्सपल्शन किया जा रहा है ये फर्म के व्यापक हितों में होना चाहिए। दूसरी बात, जिस पार्टनर को आपको एक्सपल करना है, पार्टनर टू बी रिमूव्ड, उसको क्या देना है? नोटिस देना है कि आपको ऐसा हम हटाना चाहते हैं। और नोटिस देकर उसे क्या देना है? नोटिस देकर उस पार्टनर को देना है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, कि आपको सुना जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना। तो एक्सपल्शन आप तभी कर सकते हो जब आपके एग्रीमेंट में अलाउ, उसके बाद आपको मेजॉरिटी कंसेंट लेनी होगी, और फिर भी ये एक्सपल्शन तभी कामयाब होगा जब वो गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब कि आपने फर्म के व्यापक हितों के लिए ये सब किया हो, जिस पार्टनर को हटाया जाना है उसको नोटिस दिया गया हो, फॉर्मल नोटिस, कानूनी नोटिस, और उसको सुना गया हो, उसको उसकी सफाई में बोलने का मौका दिया गया। कुल मिलाकर एक्सपल्शन कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड। कनिष्का, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? 2 शब्द होते हैं बेटा, एक बोनाफाइड और एक मेलाफाइड। सर उसकी फेथ में, हाँ, उसके फेवर में। एक्सपल्शन जो है वो अच्छे भाव से होना चाहिए। एक्सपल किया है लेकिन आपके भाव बुरे नहीं। मेलाफाइड इंटेंशन का मतलब होता है कि बुरी भावना, दुर्भावना से कुछ कर। तो एक्सपल्शन अलाउड होगा अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है। सिर्फ इस बेस पर ना, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए, फिर मेजॉरिटी पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको,
और एक्सपल्शन हमेशा गुड फेथ में होना चाहिए। कभी भी किसी भी पार्टनर को आप दुर्भावना से निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? ये पार्टनरशिप फर्म के आधार के खिलाफ है, ये पार्टनरशिप फर्म के बेस के खिलाफ, ऐसा आप नहीं कर सकते। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसमें रिवैल्यूएशन अलाउड होता है एक्सपल्सन के टाइम? हाँ, जब कोई पार्टनर को आप एक्सपल करोगे तो उसको उसकी कैपिटल वापस दोगे, यस सर। उसको जो रिजाउस में हिस्सा बनता है वो दोगे, यस सर। गुडविल का हिस्सा दोगे, गुडविल कैलकुलेट करके फिर उसका हिस्सा, यस सर। और जो फर्म के प्रॉफिट्स का, फर्म की एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका हिस्सा भी देना है। बिल्कुल जैसे रिटायरमेंट के टाइम आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे ना, सेम वही करना है, बिल्कुल रिटायरमेंट का। ओके सर। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है सब यहाँ पर। In this context, you should also remember that provision of section 32 subsection 2, 3, 4 जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे वो सारे इक्वली एप्लीकेबल। इक्वली एप्लीकेबल का मतलब कि एक्सपर्ड पार्टनर लायबल रहेगा कौन से डेट्स के लिए? न्यू डेट्स के लिए, उसकी रिटायरमेंट के बाद वाले, उसके एक्सपल्शन के बाद वाले, या फॉर ऑल डेट्स? All और एक्सपर्ट पार्टनर के टाइम पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या? yes sir. Yes sir. कई बच्चों को यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है। कई बच्चे ना सोचते हैं कि एक्सपल्शन के टाइम बेचारा एक तो निकाल दिया, पब्लिक नोटिस भी दे देना पड़ेगा। बेटा, चाहे आपका एक्सपल्शन हुआ है और फर्म के बाकी पार्टनर पब्लिक नोटिस ना दे, फंसोगे तो आप दे दो। पब्लिक नोटिस इज मस्ट है, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले सारे प्रोविजन होते हैं। सर हाँ जी, यहाँ सर हम पब्लिक नोटिस में यूँ लिखेंगे कि हमें निकाल दिया गया फॉर्म से? आप ये लिखिए कि अब मैं इस फॉर्म के अंदर नहीं काम करता। ओके। चलिए, तो ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ ना, बहुत ही रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये सेम आपको सब कुछ दे देंगे कि पार्टनर्स थे, उनकी वाइव्स के बीच में लेडीज क्लब में झगड़ा हुआ, और झगड़ा फर्म के रिगार्डिंग नहीं हुआ, पर्सनल इश्यू पर हुआ। ए की वाइफ बुरी तरह चोटिल हुई, ए को गुस्सा आया, उसने सी को मनाया और बी को निकाल दिया, और बी को निकाला विदाउट नोटिस निकाला। बताइए क्या एक्सपल्शन सही था या गलत था? तो क्या जवाब दोगे? गलत था सर। गलत। विशाल, एक्सपल्शन वाज वैलिड या वॉइड? नो सर, गलत था। गलत Void है। वॉइड। पर्सनल इश्यू के लिए नहीं निकाल सकते। पर्सनल इश्यू के लिए नहीं निकाल सकते, बहुत सही। ठीक है, पर्सनल इश्यू के लिए नहीं निकाल सकते आप। पर्सनल इश्यू के लिए क्यों निकाला आपने उसको? पहली बात। दूसरी बात, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? तीसरी बात, फिर जब नोटिस नहीं दिया तो बेचारे की कोई बात भी नहीं सुनी तुमने। अपॉर्चुनिटी नॉट गिवन, बड़ा न्याय किया तुमने। एक्सपल्शन अप्रभावी है। तो क्या ये मिस्टर बी फर्म में पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू कर सकता है? yes sir. यस सर। यस। ए और सी कह रहे हैं तू बढ़ के दिखा, फर्म में काट देंगे तेरे हाथ पैर। क्या बी शरण ले सकता है? किसकी? Court की Court sir. की। और की सर? ठीक है, ऐसे कोई जंगल राज थोड़ी है। कोर्ट की शरण लो, कोर्ट आपकी रक्षा करे। तो एक्सपल्शन के लिए 3 शर्तें: कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, मेजॉरिटी पार्टनर की कंसेंट, और गुड फेथ। तीनों में से कोई एक पूरी करनी है, तीनों शर्तें पूरी करनी। तीनों sir. तीनों सर। तीनों। अगर तीनों शर्तों में से कोई भी एक गायब है तो एक्सपल्शन को बोनाफाइड नहीं माना जाएगा, और आपने जो एक्सपल्शन किया है राज्य मत हो, उसका कोई प्रभाव नहीं। सर ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर आएगा ना? भाई इतना तो हमने भी नहीं पढ़ा। सर अगर फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो कोर्ट क्यों हेल्प करेगी? हाँ, अनरजिस्टर्ड है फिर तो नहीं करेगी भी, सही बात। चलिए जी,
उसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन 34 इंसॉल्वेंसी। एक पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ए पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसको बोलते हैं एडजुडिकेटेड। एडजुडिकेटेड का मतलब कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। बिकम इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पूजा, इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? अंशिका, क्या मतलब होता है इनकॉम्पिटेंट का? मैं बताऊं सर? हाँ, आपका शुभ नाम? तरुण सर। हाँ, आवाज तो तरुण जैसी लगी, बताओ। अनेबल सर, जो एबल ना हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल। जैसे ही आपको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है, अब आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब आपके ऊपर लग गया बैन। अब आप कोई भी नई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप अयोग्य घोषित हो गए हो। आपके बस की बात नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन करना। तो यू कैन एंटर इनटू द न्यू ट्रांजैक्शन या कैन नॉट एंटर इनटू द न्यू ट्रांजैक्शन? Cannot, sir. Not enter. Now you can't enter into any new transaction. इंसॉल्वेंट एक पर्सन तब होता है जब उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है या एसेट ज्यादा हो? लाइबिलिटी ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी ज्यादा हो गई या पार्टनर की जो फर्म्स की लाइबिलिटी थी वो ज्यादा हो? पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल। पर्सनल। ठीक है। तो एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, अब वो अयोग्य हो गया, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अब वो कोई ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकता। और ऐसा पर्सन अब फर्म में कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं सर, नहीं कर सकता सर। नहीं कर सकता। He ceased to be a partner. विशाल, क्या मतलब होता है ceased to be a partner? मतलब सर किसी चीज को सीज कर देते हैं, नहीं बैन कर दिया एक तरीके से उसको। कंटिन्यू नहीं कर सकता अभी। तो where a partner in the firm is adjudicated as an insolvent, he ceased to be part. किस दिन से अब वो पार्टनर नहीं रहा? जिस दिन से कोर्ट का ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आया। फर्म इंसॉल्वेंट हुई या नहीं हुई, फर्म डिसॉल्व हुई या नहीं हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात यह, अब आप फर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि ये इंसॉल्वेंट पर्सन जो है, इसकी दो चीजें थी। एक तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी और एक इसका फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा था। हिमांशु, आर यू देयर? Yes, sir. अभी पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया हिमांशु, और उसके पास कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं जो काफी इनसफिशिएंट है और शेयर है फर्म्स की प्रॉपर्टी में। तो अब ये फर्म में कंटिन्यू तो कर नहीं सकता, कैन नॉट कंटिन्यू। तो क्या इसको फर्म में जो इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा था ये दे दिया जाना चाहिए? Yes, sir. और इस पर्सन को दे दे हम इसका हिस्सा निकाल के, या इसके बिहाफ पे किसी और को दे? इसको ही दे दे सर, ये अपने आप दे देगा। नहीं, बताइए बाकी बच्चे किसको दें? ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर must be transferred in the hands of। ये ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? कोर्ट ही अपॉइंट करती है बेटा। जब वो किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी तो आगे से इसकी प्रॉपर्टीज कौन संभालेगा, ये भी कोर्ट ही डिसाइड। ये जो ऑफिशियल रिसीवर है ये क्या करे? इन पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा, फर्म के अंदर जो उसका हिस्सा है वो बेचेगा, बिकवाएगा, और यहाँ से जो पैसा आएगा उससे ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? इंसॉल्वेंट पर्सन के पर्सनल लायबिलिटीज को पे करेगा। चलिए,
सर उसके पास जब तक एसेट पड़ी है वो इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता है सर? एसेट जब खत्म हो जाएगी सारी जब ही होएगी सर। अपना गुड नेम बताइए। हरिकेशव सर। हाँ जी, क्या नाम बताया? हरिकेशव सर। हरिकेशव। आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, ये एक चीज आपने बोली और मैंने एक चीज बोली थी कि प्रॉपर्टी कम है लायबिलिटी ज्यादा है। क्या क्राइटेरिया होता है इंसॉल्वेंसी का? हरिकेशव, यस सर। क्या क्राइटेरिया होता है? आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए या फिर प्रॉपर्टी कम है और लायबिलिटी ज्यादा? प्रॉपर्टी कम है लेकिन सर प्रॉपर्टी तो है, मतलब जब तक मतलब उसके पास कुछ ना बचे, मैं कुछ अच्छा, बचा है तो सर इंसॉल्वेंट कैसे हो सकते हैं? मतलब अच्छा, जब बिल्कुल खाली हो जाए। अच्छा, एक बात बता, ये कौन इंसॉल्वेंट होगा? ये आप डिसाइड करोगे या फिर लॉ बताए कि इंसॉल्वेंट कौन? दो बताएगा सर। लॉ में अब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो, आप नेट पे डाल के देखो जरा कि इंसॉल्वेंट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, डिक्शनरी मीनिंग देखो। हु इज अनेबल टू पे इट्स डेट ऑन टाइम, जो अपने डेट्स को टाइम पे नहीं कर पाया। मान लीजिए आपसे कोई रुपए मांगता था 2 करोड़ और आप कह रहे हो जी मेरे पास तो देने के लिए 20 लाख, क्या आप सोल्वेंट हो? आपसे कोई 2 करोड़ रुपए मांग रहा है और आप कह रहे हो मेरे पास तो 20 लाख ही है, क्या आप सोल्वेंट हो? नो सर, नहीं दे पाएंगे। है ना? तो अगर आपकी एसेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट है लेकिन लायबिलिटी ज्यादा होगी, आपके ऊपर जो कर्ज है वो ज्यादा होगा। अभी हमारे एक रिलेटिव थे कुछ टाइम पहले, वो इंसॉल्वेंट हुए। उनके पास तकरीबन 25 प्लॉट ऑफ लैंड थे और काफी सुंदर घर था, मार्केट में 20 दुकानें थी। इंसॉल्वेंट हो गए। कैसे हो गए? प्रॉपर्टी खत्म हो गई या लायबिलिटी ज्यादा चढ़ गई? लायबिलिटी ज्यादा चली। लायबिलिटी ज्यादा चढ़ गई और उन लायबिलिटीज को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी एसेट को बेचना शुरू कर दिया और मार्केट में उनकी प्रॉपर्टी कम पड़ गई और जो लेनदार थे वो उनके पल्ले पाड़ने लग गए। ठीक है, जब लेनदार आपके पल्ले पाड़ने लग जाते हैं तो या तो आप खुद ही कोर्ट में चले जाते हो कि मुझे बचाओ, मेरी प्रॉपर्टी आप ले लो, मुझे बचाओ। ठीक है, या फिर जिस शरीफ लेनदार होते हैं ना, वो सोचते हैं हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, गुंडे तो आके इससे जोर जबरदस्ती करके धमका के ले जाते हैं। शरीफ लेनदार आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं कि देखो देखो जज साहब, इसकी प्रॉपर्टी आप अपने हाथ में लो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनसफिशिएंट, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का सही बंटवारा आप ही कर सकते हो। तो ऐसे होता है बेटा। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब वो पार्टनर तो रहेगा और जिस दिन से कोर्ट का आदेश आया उस दिन से वो फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा। अब वो फर्म की नई लायबिलिटीज के लिए, नए डेट्स के लिए लायबल होगा, यस और नो? नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा, अब फर्म के नए एक्ट के लिए उसकी स्टेट लायबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहा। ना फर्म अब उसके काम से लायबल होगी ना वो फर्म के काम से लायबल होगा, क्योंकि जब वो इंसॉल्वेंट हुआ तो फर्म से उसका रिश्ता रहा या टूट गया? टूट गया। तो अब फर्म उसके काम से लायबल नहीं होगी और वो फर्म के काम से लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट पर्सन कंटिन्यू कर सकता है जे पार्टनर? तो हम कहेंगे ना। क्यों? काहे नहीं कर सकता? क्योंकि वो क्या हो गया, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब अयोग्य डिक्लेयर कर दिया कोर्ट। हाँ जी, अब वो पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू नहीं कर सकता और जिस दिन से कोर्ट का ऑर्डर आया वहां से ही उसकी पार्टनरशिप खत्म। जरूरी है कि फर्म भी खत्म होगी या फर्म कंटिन्यू की जा सकती? फर्म फर्म कैन बी कंटिन्यू, लेकिन अब इस इंसॉल्वेंट पार्टनर की स्टेट फर्म के किसी नए एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी और फर्म इसके किसी नए एक्ट के लिए लायबल। ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरिएबली का मतलब होता है साधारणतः, बट ऐसा जरूरी नहीं। क्या जरूरी नहीं है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो फर्म भी डिजोल्व? जरूरी है क्या कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो फर्म डिजोल्व होगी? नो सर।
नॉर्मली होता है सर ये तो, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। कर सकते हैं। उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। जस्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलो अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 35। सर लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर सेम होते हैं? बेटा ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट अपॉइंट करता है, जो आपकी प्रॉपर्टी को क्या करता है, क्या करता है? दे देते हैं सर। अरे आपकी प्रॉपर्टी का साथ क्या करता है वो, अभी बताया था ना, बंटवारा। बंटवारा। जी उसको सर, मिलती है। लायबिलिटी पे करता है। हाँ, ऑफिशियल रिसीवर को प्रॉपर्टी मिलती है खुद के लिए या बांटने के लिए? बांटने के लिए। बांटने के हाँ, लीगल हायर को तो खुद के लिए मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टी जो ऑफिशियल असाइनी को मिली, ठीक है, उनके एकदम से रेट चढ़ गए और वो प्रॉपर्टी ज्यादा की निकल आई, सरप्लस आ गया, उल्टा एकदम से कहते हैं ना चमत्कार हो गया, और इंसॉल्वेंट पर्सन की जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे दाम में बिक गई और लाइबिलिटी सारी पे हो गई, और वो इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट हो गया, और उसकी जो प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी ने बेची उसमें सरप्लस आ गई। सरप्लस किसको मिले बताओ? जो पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था। हाँ, तो ऑफिशियल असाइनी जो है वो लीगल हायर थोड़ी है, वो आपका घर वाला, कोई रिश्तेदार, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका पति, आपके माता पिता थोड़ी है, ये तो आउटसाइड। डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो नॉर्मली फर्म डिसॉल्व हो जाती है या इनवेरिएबली फर्म डिसॉल्व? नॉर्मली। ठीक है, संजीत आर यू देयर? नॉर्मली फर्म गेट डिसॉल्व, बट partners may continue the firm. अगर पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करते हैं तो नए डेट्स के लिए संजीत बताइए मुझे, डेड पार्टनर की स्टेट लायबल होगी क्या? नो सर, लिमिटेड हो गया। अगर सर मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए उसका जो संजीत, एग्जीक्यूटिव पहले है वो अगर लेके, संजीत मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी डेड पार्टनर की जो उसके लीगल हायर के पास पहुंची, क्या वो लायबल होगी? Will it be liable for the act for the debts after the death of the partner? नो क्या डेड पार्टनर की प्रॉपर्टीज लायबल होगी फर्म के नए डेट्स के लिए? Yes या no? नहीं होगी सर, उसके नहीं हो, ठीक है। कनिष्का आप बताइए मुझे कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई और उसके बाद उसके पब्लिक नोटिस नहीं दिए गए, तो क्या स्टेट ऑफ डेड पार्टनर लायबल होगी फर्म के नए डेट्स के लिए? नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो पब्लिक नोटिस देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता जब डेथ होती है, हाँ, क्योंकि ऑपरेशन बाय लॉ। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, आपको अगर स्क्रीन शो हो रही हो सभी बच्चे को, नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस आइदर टू द पब्लिक और द पर्सन हैविंग डीलिंग विद द फर्म। और डिसीज पार्टनर की प्रॉपर्टी यानी कि उसकी स्टेट फ्री हो जाएगी। एब्जॉल्व का मतलब फ्री हो जाना, फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। पुराने डेट्स के लिए फर्म लायबल, फर्म पुराने जो डेट्स है फर्म के, उसके लिए स्टेट लायबल होगी जो डेट से पहले के डेट्स थे। यस सर। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्टेट जो होती है डेड पार्टनर की, वो नए डेट्स के लिए तो लायबल होती, बट वो लायबल रहती है फॉर ओल्ड डेट। रिमेन लायबल फॉर ओल्ड डेट्स। हालांकि नए डेट के लिए डेड पार्टनर की स्टेट लायबल नहीं होती, लेकिन पुराने डेट्स के लिए तो लायबल होगी जो डेथ से पहले लायबिलिटी अराइज, दैट इज फॉर द लायबिलिटीज that were
in the firm's record that were in the firm's record before the death, उसके लिए डेथ के बाद भी डेड पार्टनर की स्टेट लायबल रहेगी क्योंकि पुराने डेट। अब आपने कोई सामान परचेज करने का ऑर्डर लगा, मिनी, मोनू एंड सोनू वर पार्टनर इन अ फर्म। मिनी की डेथ हो गई, डेथ हुई है मान लीजिए 1 मार्च को, सामान का ऑर्डर लगाया था 1 जनवरी, सामान आया है यानी कि डिलीवरी हुई है गुड्स की 1 जुलाई 2021 और फर्म ने डेट को पे करना था बट फर्म ने डेट पे नहीं किया, इस वजह से फर्म पर केस हुआ 1 सितंबर 2021 को। अब मेरा क्वेश्चन ये है, परचेज ऑर्डर लगाया था आपने 1 जनवरी को और गुड्स आए 1 जुलाई को। 1 जनवरी को ऑर्डर लगाया, 1 जुलाई को गुड्स आए। आपकी बुक्स में आपने एंट्री कब की? परचेज डेबिट टू राम, परचेज डेबिट टू 1 जुलाई जुलाई को सर, तो लाइबिलिटी कब अराइज हुई? 1 जुलाई की डेट के जुलाई बाद में सर। है ना। अभी माल साथ 1 मार्च को तो माल ही नहीं आया था, 1 मार्च को माल नहीं आया था, सामान नहीं आया था, तो उसकी कोई एंट्री भी नहीं थी। जब कोई एंट्री नहीं थी तो कोई लाइबिलिटी भी नहीं थी। तो अगर इस सामान की पेमेंट करने में गड़बड़ हुई है, जो सामान 1 जुलाई को उतरा और उसकी पेमेंट नहीं हुई और डेथ हो गई थी 1 मार्च को ही, क्या मिनी की स्टेट लायबल होगी? यस और नो? नो सर। नो तो सर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर स्टेट विल नॉट बी लायबल, क्योंकि ये जो डेट है ये नया डेट है, डेथ के बाद वाला है या पुराना है? न्यू डेट सर, न्यू डेट, नो। क्योंकि लाइबिलिटी उसकी डेथ के बाद अराइज। इतना काम आज आप लोगों को करना है और ध्यान से कीजिएगा इस काम को। एक लेक्चर मुझे और लगाना पड़ेगा, आज आपके डाउट्स थोड़े से ज्यादा थे। हाँ जी अर्पित पूछिए बेटा। सर नॉर्मली हम एडमिशन के टाइम पे पब्लिक नोटिस नहीं देते, लेकिन अच्छा। हम जब माइनर में जो लाइक मेजोरिटी अटेन करता है तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी क्यों होता है उसे? बेटा वो बस सेक्शन के अंदर रूल बनाए हुए हैं उन्होंने कि माइनर जो है अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो उसको हम पार्टनर मान लेते हैं। अगर वो पब्लिक नोटिस देता है कि भी मैं पार्टनर हूं तो ठीक है, नहीं पब्लिक नोटिस देता है कि नहीं हूं तो नहीं है, लेकिन अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप उसको डीम्ड कर लेते हैं कि वो पार्टनर है, इसलिए उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए। ओके सर। हाँ, अगर वो नहीं देगा ना तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है। तो अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो